So hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to be revising the literary movements, a very important section of your course. Literary movements से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. So आज के इस वीडियो में we are going to see repeatedly all the questions from the PYQs of your literary movements and we are going to test कि हम लोग की कितनी अच्छी तैयारी है. You are going to know so many more things in today's video. So let's get started. सबसे पहले if you are new on my channel, you must and I would highly recommend that you go and join my Telegram channel because here you get all my free services, free test series, free test rules and all the kind of discussions, any kind of doubt solving, any kind of link, हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी. So I would highly recommend कि आप जाकर इसको ज्वाइन करें. The number one question that I see on our screen is who among the following are referred to as the Scottish Chaucerians. आप सभी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि चौसर जो हमारे 14th सेंचुरी के द ग्रेटेस्ट राइटर, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है इनको, जिन्होंने काफी सारी एलिगरीज, रोमांसेस एंड आपकी पोइट्री लिख रखी है बहुत ही अलग ही स्टाइल के अंदर. बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर हमारे चौसर रहे हैं. उनको फॉलो करने वाले या फिर उनकी स्टाइल में लिखने वाले राइटर्स को हम लोग कहते हैं स्कॉटिश चौसेरियंस. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आपके स्कॉटिश चौसेरियंस जो लिटरेरी मूवमेंट है आपका सबसे पहला, उसके अंदर ना सिर्फ कुछ स्कॉटिश राइटर्स आते हैं पर कुछ इंग्लिश राइटर्स भी आते हैं. दोनों की ही लिस्ट आपको अच्छे से क्लियर होगी, उसी बच्चे से ये क्वेश्चन बनने वाला है. सो यू कैन सी द ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, स्ट्राइक योर आंसर एंड देन ओनली सी द आंसर. आंसर हम लोग के सामने जो हम लोग को दिखाई देता है इस रॉबर्ट हेनरिसन एंड विलियम डनबर. ये दोनों हम लोगों के स्कॉटिश चौसेरियंस हैं. एंड इफ यू आस्क मी, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट भी आपको अटैच कर दी है कि आपके स्कॉटिश चौसेरियंस के अंदर कौन से राइटर आते थे जो चौसर को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते थे, उनकी स्टाइल में लिखा करते थे. कई सारे चौसर के वर्क का रीवर्किंग उन्होंने लिख रखा है. तो ये एक प्रॉपर लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी. जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर एंड गेविन डगलस. जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ स्कॉटिश चौसेरियंस के नेम है. जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपके इंग्लिश चौसेरियंस कौन से. कुछ 2-3 ही नाम है, आपको ये पता होने चाहिए. अगर आप नीचे कॉमेंट में आकर लिख देते हो तो आप भी कभी नहीं भूलने वाले हो. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी सी इज फ्रॉम अनदर लिटरेरी मूवमेंट दैट इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विट्स. Who among the following group writers is labeled as university wits? लिटरेरी मूवमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपको मूवमेंट्स के जो राइटर्स होते हैं उसकी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद उस पर्टिकुलर मूवमेंट की जो राइटर्स हैं किस राइटिंग स्टाइल में लिखा करते थे, कौन से टाइम में लिखा करते थे. ये 3 चीजें ही आपको लिटरेरी मूवमेंट्स में करनी होती हैं एंड दिस इज ऑल यू नीड टू लर्न फ्रॉम द लिटरेरी मूवमेंट्स. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी विट्स की. कुछ ऐसे राइटर्स जो भाई गरीब बिल्कुल भी नहीं थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में जाकर इन्होंने अपनी पढ़ाई की है. तो आपसे पूछा गया है कौन थे वो अमीरजादे बच्चे जो आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करते थे. आपका यहाँ पे जो आंसर है वो है क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश. आप सभी को बहुत ही प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए आपके यूनिवर्सिटी विट्स राइटर की. कौन से राइटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, कौन से राइटर कैम्ब्रिज को बिलोंग करते हैं एंड कौन सा वो एक राइटर है जो किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करता है, तब भी उसका नाम आपको यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा. अगला क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो भी आपकी यूनिवर्सिटी विट्स से ही पूछा गया है. जाहिर सी बात है हमेशा सिर्फ आपसे नाम नहीं पूछे जाएंगे. यूनिवर्सिटी विट्स या कोई भी मूवमेंट है उसके अंदर की भी डिटेल्स आपसे जरूर यूजीसी नेट पूछता है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ हेरोइक ट्रीटमेंट वाज नॉट नीडेड इन द प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. आप जब भी किसी मूवमेंट को पढ़ते हैं तो आप नेम पहले पता करते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कौन कौन से राइटर्स आ जाते हैं. उसको कंप्लीट कर लेने के बाद आपको तुरंत पता लगाना है कि वो जो राइटर्स हैं वो किस राइटिंग स्टाइल में लिखते हैं, किस चीज का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, कौन से पर्टिकुलर राइटर को वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या उसके अकॉर्डिंग उसकी राइटिंग स्टाइल में लिखते हैं, जैसा हम लोग ने स्कॉटिश चौसेरियन में देखा. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी यूनिवर्सिटी विट्स जो फेमस थे हेरोइक वर्क को लिखने के लिए, जो फेमस थे बहुत ज्यादा आपकी स्प्लेंडेड, विविड एंड बहुत ही हाई स्वेल्ड स्पीचेस को लिखने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अमीर बच्चे हैं जो आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के आए हैं वो किसी फार्मर या किसी तुच्छ सब्जेक्ट के ऊपर तो लिखेंगे नहीं जो इनके हिसाब
हिसाब से भाई तुच्छ है। हम लोग आगे जाके अपने ब्रिटिश लिटरेचर में देखते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ा टर्न आया था कि राजाओं महाराजाओं के ऊपर लिखकर आप क्या ही करोगे, आपको डेली ऑर्डिनरी पीपल, एक फार्मर की व्यथा जो है, एक ऑर्डिनरी कॉमन इंसान की जो एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर है या फिर जो उनके साथ किया जा रहा है, उनके ऊपर कहानियां एंड पोइट्री लिखी गई। लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स उस टाइम पे जहाँ पे राजाओं महाराजों एंड उन टाइम पे लिखा करते थे, तो ये लोग स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शंस किया करते थे अपनी नॉवेल्स में, लॉन्ग स्वेलिंग स्पीचेस दिया करते थे। देन आपके हैंडलिंग ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स एंड इमोशंस को बहुत ही ज्यादा ये लोग एग्जैजरेट करके दिखाते थे, क्योंकि ये लोग क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करते थे। जैसे अरिस्टोटल हो गए, उन्होंने बता के रखा है कि अपनी ट्रेजेडी के अंदर अगर आपको अपने वर्क को बिल्कुल सुपर डुपर हिट बनाना है तो उसमें कथारसिस होना चाहिए, उसमें हमर्शिया होना चाहिए, बहुत सारे आपके ट्रेजेडी के एलिमेंट्स, पिटी एंड फियर होना चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट्स जो है वो इनके साथ बिल्कुल फिट बैठते हैं। कौन सा वो टॉपिक जिसके ऊपर आपके यूनिवर्सिटी विट्स कभी भी आपको लिखते हुए नहीं दिखाई देंगे? लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। भाई आम जनता के जीवन में क्या चल रहा है उनसे इन अमीर बच्चों को क्या लेना देना है? बड़े बड़े अरिस्टोक्रेटिक फैमिली को ये लोग बिलोंग करते हैं, इनको पता भी नहीं होता है कि एक आम जनता के जीवन में क्या प्रॉब्लम्स चल भी रही है, तो उनके ऊपर ये लोग क्या ही लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है वो है अगली मूवमेंट, जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल जो वर्ड है वो काफी सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं, मतलब ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको कभी पता नहीं होता है कि मेटाफिजिकल जो फिजिकल आइडेंटिटी से अपने आप को ट्रांसेंड कर दे, जो फिजिकल चीज से बिल्कुल अलग है, हटके है, जिसको आप किसी बाउंड्री के अंदर बाउंड नहीं कर सकते हो, वो बिल्कुल ट्रांसेंड कर देता है आपकी थॉट एंड आपकी फीलिंग को, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल पोएट्स जिनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोग ने मास्टर्स में पढ़ रखा है, आपसे यहाँ पे सबसे पहले तो पूछी गई है लिस्ट जो आपके सामने आपको यहाँ पे दिखाई देती है। जॉन डन, हेनरी वॉन एंड एंड्रयू मार्वल, ये हमारे मेजर बोल सकते हैं कि मेटाफिजिकल राइटर्स हैं जो कंसीट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल पोएट्री को लिखना पसंद करते हैं, जो लोग प्लेटोनिक लव के बारे में बात करते हैं। फिजिकल लव से इनका कोई लेना देना नहीं है, आत्मा के मिलन से बारे में ये लोग बात करेंगे, आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाने के बारे में ये लोग बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको इनकी पोएट्री को समझने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज इनकी जो पोएट्री होती है वो बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज तो होती है, लेकिन साथ ही साथ एम्बिगुअस होती है, क्योंकि इनके कंसीट्स का कोई इंसान क्या मतलब निकाल ले जाता है ये कोई भी नहीं तय कर सकता है। इसी वजह से आज की डेट तक भी आपके जॉन डन एंड सारे मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च चली है। मेटाफिजिकल पोएट्री जो आपका नाम है वो सैमुअल जॉनसन ने इनको दे के रखा था। काफी सारे हमारे क्रिटिक्स आए हैं जिन्होंने इनको या तो पसंद किया है या तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं किया है। टी.एस. इलियट वाज वन ऑफ द राइटर्स जो कहते थे कि भैया मेटाफिजिकल राइटर्स के बाद हम लोग को कोई ऐसा राइटर देखने को मिले ही नहीं जिनके काम के अंदर हम लोग को बोथ इंटेलेक्ट एज वेल एज फीलिंग्स देखने को मिले, और इन्हीं राइटर्स के लिए इन्होंने अपने मेटाफिजिकल पोएट्स के एस्से के अंदर यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का टर्म यूज किया है। ठीक है, तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप सबको आई होप ये सारी चीजें पता होंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स वाज नॉट कॉमन। ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग एग्जाम जब देने जाते हो तो कुछ चीजें हम लोग से जल्दी आंसर क्लिक करने के टाइम पे मिस हो जाती हैं, हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, कई बार ये गलती मुझसे भी हो जाती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जब भी क्वेश्चंस पढ़ना ना अपने एग्जाम में, थोड़ा इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि आता हुआ हम लोग को कोई ऐसा आंसर हो जो हम लोग गलत करके चले आए। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम वाज नॉट कॉमन टू द वर्क्स ऑफ कैवेलियर पोएट्स। मेटाफिजिकल राइटर्स के तुरंत बाद आते हैं हमारे कैवेलियर पोएट्स सच एज थॉमस कैरियो, सर जॉन डेनहम, एडमंड वेलर, सर जॉन सकलिंग, जेम्स शर्ली, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिंग। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नाम लर्न करने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि नाम आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हु वर द कैवेलियर पोएट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल वर दे यूज्ड टू फॉलो। तो कैवेलियर पोएट्स में आपको थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड दे दूं कि इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे वर द सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स वन, जिसको उनकी पार्लियामेंट या फिर उनका जो अलग नाम है राउंड हेड्स फॉलो नहीं करते थे। कैवेलियर पोएट्स को अक्सर हम लोग रॉयलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज चार्ल्स वन जो एक राजा थे उनको ये सपोर्ट करते थे, और चार्ल्स वन को जो लोग नहीं सपोर्ट करते थे, उनको ऑपोजिशन में थे, उनकी पार्लियामेंट, उनको हम लोग राउंड हेड्स भी कहा करते थे। सो यहाँ पे कैवेलियर पोएट्स के लिए कहा गया है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो आपको कैवेलियर पोएट्स की
पोएट्री के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जो पॉइंट नहीं मिलेगा वो है रिलीजियस वर्च्यूज। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो आपके कोर्टली लव, कोर्टली रोमांस एंड जो भी किंग्स वगैरह से जुड़े रहते हैं ना, एंड चार्ल्स वन आपके बहुत ज्यादा आर्ट को एंड आपकी मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि रंगीन मिजाज टाइप के वो आपके चार्ल्स वन थे। वो बहुत ही ज्यादा लेजर एक्टिविटीज एंड सेंशुअल फीलिंग्स को एंजॉय करते थे। तो उनको फॉलो करने वाले या उनको प्रसन्न करने वाले जो राइटर्स होंगे वो भी तो सेंशुअलिटी के बारे में ही लिखना पसंद करेंगे। सो आपको कैवेलियर पोएट्स की पोएट्री को अगर आप उठाएंगे तो कोर्टली लव, कोर्टली आइडियल्स के बारे में देखने को मिलेगा। कार्पेडियम, सीज द डे, आज ही का बस दिन आखिरी है, आज मजे कर लो, कल किसने देखा, कल की हम लोग चिंता नहीं करेंगे। इनकी लॉयल्टी थी टुवर्ड्स द किंग और इसीलिए इनका दूसरा नाम है एज रॉयलिस्ट। ये सब इंफॉर्मेशन आप लोग को याद रखनी चाहिए। कौन सा एक एलिमेंट जो आपको इनकी पोएट्री में देखने को नहीं मिलेगा कभी भी, इज टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स ऑफ द रिलीजियस वर्च्यूज, जो आपके मेटाफिजिकल राइटर्स बात करते थे। इसीलिए आपके कैवेलियर पोएट्स, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है लिटरेरी मूवमेंट्स को, तो आपको देखने को मिलेगा कि कैवेलियर पोएट्स डिस्पाइस्ड द मेटाफिजिकल पोएट्स, कि कुछ ज्यादा ही ये लोग रिलीजियस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ये लोग प्लेटोनिक लव के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग वर वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन टॉकिंग about the physical love, the sensual beauty of a woman and the indulgence in your sensual feelings। इन सारी चीजों के बारे में ये लोग बात करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैवेलियर पोएट। नाम अच्छे से अगर आपको लर्न है हर पोएट्री के सॉरी आपके हर मूवमेंट के, तो आपके लिए लिटरेरी मूवमेंट्स का सेक्शन निकाल लेना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। वी हैव जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, रॉबर्ट हेरिक एंड एंड्रयू मार्वल। बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को स्ट्राइक करना योर आंसर, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैवेलियर पोएट कौन है, रॉबर्ट हेरिक। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको नाम लिया और दिखाया, एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें से मेटाफिजिकल राइटर्स को भी अगर नाम जानते हो, उनको पिक आउट कर लेते हो, तो यू विल बी लेफ्ट विथ योर रॉबर्ट हेरिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। अगर आपको मजा आ रही है, अच्छा लग रहा है, एक ही साथ बहुत सारे मूवमेंट्स का अच्छा रिवीजन मिल रहा है, नई जानकारी मिल रही है, सो प्लीज मुझे एक बार कमेंट जरूर से करके बताना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट्स तो इतने अच्छे अच्छे करते ही हैं, पर वीडियो को लाइक भी कर दोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को, इस चैनल को थोड़ा सा पुश करेगा, एंड आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। Who viewed Wordsworth, Southey and Coleridge as representative of sect of poets? किसने आपके वर्ड्सवर्थ, साउदी एंड आपके कोलरिज को एक सेपरेट सेक्ट का नाम दिया हुआ है, डिसेंटर्स फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स इन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म? Who constituted the most formidable conspiracy against sound judgment in matters political? तो आपको यहाँ पे कुछ एक सिनेरियो दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग को कुछ 3 आइडेंटिकल राइटर्स दिए हुए हैं, हमारे फेमस फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक राइटर्स। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि देयर वर 2 जनरेशन ऑफ द रोमांटिक राइटर्स, जिसमें से ये जो हम लोग के बोल सकते हैं कि थोड़े से मतलब क्या कहते हैं, बड़े हो गए हमसे, एंड जो दूसरी जनरेशन आई थी, सेकंड जनरेशन, वो थोड़ी यंग जनरेशन थी, कीट्स, शेली वगैरह, हमारे बायरन भी उसमें आ जाते हैं। देन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन है वो जिसने वर्ड्सवर्थ, साउदी एंड कोलरिज को एक सेक्ट को फॉलो करते हुए दिखाया गया है। ये जो चीजें बोली गई हैं बहुत ही पॉजिटिवली नहीं बोली गई हैं, ये हैं आपके फ्रांसिस जेफरी। मैं थोड़ा सा आपको इनका बैकग्राउंड दे दूं। ही वाज दैट वन क्रिटिक जो कि इन तीनों को पसंद नहीं करते थे, एंड इन्होंने रोमांटिक राइटिंग को डिस्पाइस किया गया है कि अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। इन तीनों को नाम दिया एज लेक पोएट्स, क्योंकि ये तीनों जाकर लेक डिस्ट्रिक्ट में जाकर बोल सकते हैं कि अपना घर बना लेते हैं, एंड वहां की ही लैंडस्केप के बारे में काफी सारी पोएट्रीज लिखते हैं। तो काफी सारे लोगों को ये बात पची नहीं थी कि सिर्फ यार एक ही नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही फूल पत्ती पहाड़ पेड़ के बारे में ये लोग बात करते चले जा रहे हैं। सो फ्रांसिस जेफरी वाज दैट वन पर्सन जिन्होंने बहुत क्रिटिकली रिमार्क किया है इन तीनों को अपने बोल सकते हैं एक आई एम फॉरगेटिंग दैट एक आर्टिकल के अंदर। तो अगर आपको वो आर्टिकल पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। Arrange the following groups of poets in their chronological sequence in relation to English literary history। यहाँ पे अब आपको काफी सारे
मूवमेंट्स को दे दिया गया है। आपको हमेशा ऐसे सिर्फ सिंगुलर मूवमेंट वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे कि एक मूवमेंट के बारे में कुछ आपसे पूछा गया है, काफी सारे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में भी लगाने को बोला जाएगा, जहां पे आपके इमेजेस पोएट्स 20th सेंचुरी के आपको देखने को मिलेंगे, कैवेलियर पोएट्स 17th सेंचुरी के जिसके बारे में हम लोग ने बात की, वी हैव मूवमेंट पोएट्स एंड देन वी हैव द लेक पोएट्स, जस्ट इससे पहले हम लोग ने इसके बारे में बात की। सो आपको इन सभी की एक रफ टफ डेट पता होनी चाहिए ताकि आप इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगा पाए, विच इज BDAC। पहले आते हैं आपके कैवेलियर पोएट्स, देन आते हैं हमारे लेक पोएट्स, देन वी हैव आवर इमेजेस पोएट्स एंड लास्टली वी हैव द मूवमेंट पोएट्स। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में इनकी डेट्स भी लिख कर जा सकते हो। Dante Gabriel Rossetti founded the प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड विच इंक्लूडेड। अब आपका नया लिटरेरी मूवमेंट आ जाता है जो काफी ज्यादा फेमस है। प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड एक ऐसा मूवमेंट था, हु टॉक्ड अबाउट द आर्टिस्ट, द पेंटर्स, द स्कल्प्टर्स। इनकी जो स्टाइल था पेंटिंग को देखने का एंड आपके लिटरेचर को लिखने का, वो बहुत ही ज्यादा एरोटिक एंड एक्सोटिक था। ये लोग बहुत ज्यादा आपकी बोल सकते हैं कि बॉडी की ब्यूटी के ऊपर बहुत ही सेंशुअली अपनी पेंटिंग्स में खुलकर सारी चीजों को दिखाया करते थे। ये लोग मॉडल्स लेके आते थे एंड मॉडल्स की बहुत ही रियलिस्टिक एंड बहुत ही सेंशुअल टाइप ऑफ पोएट्री को एंड पेंटिंग्स को बनाया करते थे। आपने ऐसा सीन कहीं ना कहीं किसी मूवी में देखा होगा कि आपकी कोई एक न्यूड हीरोइन है एंड उसकी पोएट्री बनाई जा रही है, उसकी पेंटिंग बनाई जा रही है। सो दीज वर दोज राइटर्स एंड द ग्रुप ऑफ योर आर्टिस्ट एंड पेंटर्स जो काफी रेवोल्यूशनरी थे इनके विचार। इनको इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों से बोल सकते हैं रिजेक्शन मिला था एंड बहुत ज्यादा इनको ताने सहने पड़े थे। बहुत क्रिटिक्स भी इनके सामने आते हैं जो इनको बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये लोग एक उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए थे। सो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, आप सबको पता है कि डीजी रोसेटी इज वन ऑफ द फाउंडर्स। आपको बताना है कि वो और कौन है जो इस पर्टिकुलर ग्रुप से आपके इंक्लूडेड है, जो कि है आपके हॉलमन हंट एंड आपके जॉन एवरेस्ट मिलियस। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम्स इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। यू कैन सी विलियम हॉलमैन हल्ट, वी कैन सी जॉन एवरेस्ट मिलियस एंड वी हैव डीजी रोसेटी। ये 3 मेन फाउंडिंग फिगर्स हैं, लेकिन और भी बहुत सारे राइटर्स, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स इसके अंदर आपके जुड़े हुए थे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो यू विल बी सॉर्टेड फॉर दिस मूवमेंट। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसी प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड से ही रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विच who होगा, who among the following in the article fleshly school of poetry attacked pre-Raphaelites especially the DG Rossetti। जैसे हम लोग ने अभी देखा था आगे कि फ्रांसिस जेफरी ने लेक पोएट्स को अपने एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एसे के अंदर अटैक कर रखा है, लेक पोएट्स को पर्टिकुलरली। यहाँ पे आता है एक और राइटर जो प्री रैफेलाइट्स को स्पेशली आपके डीजी रोसेटी को बहुत डिस्पाइस करता है और इनको एक सेक्ट का नाम देता है, एक पेजोरेटिव, एक डेरोगेटरी टर्म देता है, फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री। आप सोचोगे कि ये पर्टिकुलर नाम क्यों दिया है, फ्लैश जो कि बॉडी को डिनोट करता है, क्योंकि आपके जो डीजी रोसेटी एंड बाकी जितने भी प्री रैफेलाइट्स थे वो लोग बॉडी एंड उसकी सेंशुअसनेस को बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी पोएट्री एंड पेंटिंग में बहुत ही रेवोल्यूशनरी वे में बिना डरे किसी से दिखाया करते थे। तो बॉडी पे आपका ज्यादा अगर ध्यान है तो इनको एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म दिया गया कि दे वर फॉलोइंग अ काइंड ऑफ फ्लैशली, मतलब ये जो शरीर फ्लैश होती है ना उसके ऊपर इनका ज्यादा ध्यान है। इसका जो टर्म है दिया है आपके रॉबर्ट बुचनन ने अपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री। आगे जाके डीजी रोसेटी ने भी इनके ऊपर एक काउंटर अटैक करके आर्टिकल लिखा था। आई एम अगेन नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। हाँ, स्टेल्दी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, हाँ सर्च कर लेना। यही एक काउंटर अटैक करते हुए इन्होंने अपना एक एसे लिखा था, डीजी रोसेटी ने, अपने आप को डिफेंड करते हुए और अगेन सामने वाले को अटैक करते हुए। तो ये तो लड़ाई भाई आज के ट्विटर के भी जमाने पे चलती रहती है। कभी कोई टीचर किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है, उसकी कोई फैन फॉलोइंग किसी को उल्टा सीधा जाकर बोल रही है, नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स आर चलती चली आती हैं। ठीक है, Who among the following is not an imagist? ठीक है, आगे जाके आते हैं आपके इमेजरी एंड सिंबोलिज्म। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इमेजिस्ट एंड सिंबोलिस्ट कॉमन होता है, एक ही होता है, लेकिन ये 2 अलग अलग मूवमेंट थे जहां पे इमेजिस्ट बिल्कुल अलग हैं आपके एंड सिंबोलिस्ट अलग हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन है जो इमेजिस्ट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन इमेजिस्ट हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। एजरा पाउंड जो कि अपनी इमेजरी वर्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इनका एक
इनका एक पर्टिकुलर वर्क है द ट्रेन स्टेशन टाइप ऑफ, वो आया है आपके एग्जाम में कई बार, जिससे इमेजरी पूछी गई है आपसे। सो ये इमेजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एमी लोवेल, टीई ह्यूम, ये आपके इमेजिस्ट में आ जाते हैं। डब्ल्यू बी यीट्स, जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अपने वर्क में इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, ये इमेजरी नहीं, ये सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। एंड ये बहुत ही हेयर लाइन डिफरेंस होता है, जो मैं आपको अपने कोर्स में जरूर से समझाऊंगी, या कभी मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। देन डब्ल्यू बी की बात करते हैं, तो उनसे ही रिलेटेड आपके सामने आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट वाज हेराल्डेड बाय सच फिगर्स। अगेन एक मूवमेंट आता है आपका अराउंड 28th सेंचुरी 19th सेंचुरी के लेट वगैरह में, आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट, जो आपके आयरिश रिवाइवल, आयरिश लिटरेचर, सेल्टिक रिवाइवल के बारे में बात करता है। सेल्टिक लैंग्वेजेस एंड आपके आयरलैंड के बेसिस पे जो आयरलैंड के आर्केटाइप्स, आपके आयरलैंड के जो मिथ्स हो गए, उनका कल्चर हो गया, उनका लिटरेचर हो गया, उसके रिवाइवल को कौन जिम्मेदार है, जो लेकर आया था आपके लिटरेचर के अंदर। सबसे पहला नाम है आपका डब्ल्यू बी यीट्स, वी हैव लेडी ग्रेगरी एंड देन वी हैव एडवर्ड मार्टिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके डब्ल्यू बी यीट्स जानते होंगे थिएटर को भी सेटअप करने में, आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 वी अगेन हैव फ्रॉम डब्ल्यू बी यीट्स, of whom did W.B. Yeats say that we were the last romantics? किसको आपके W.B. Yeats ने कहा है कि हम और मेरा ये जो ग्रुप है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज लास्ट रोमांटिक्स। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपका आंसर है हिज फ्रेंड्स इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। अगर आपको डब्ल्यू.बी. यीट्स के बारे में थोड़ा सा भी पता है कि वो कितना ज्यादा इन्वॉल्व है इन रिफॉर्मिंग एंड इन कमिंग फॉरवर्ड विद द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल एंड द लिटरेचर, तो आप जान सकेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे रोमांटिक्स का नाम क्यों लिया गया है, क्योंकि आपके डब्ल्यू.बी. यीट्स ने बताया है कि किस तरीके से मतलब डब्ल्यू.बी. यीट्स ने ये देखा कि आपके जो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में वो लोग जिस तरीके से लिटरेचर को, कल्चर को, आइलैंड के बोल सकते हैं लैंडस्केप को सामने, सबके सामने लेके आ रहे थे, तो काफी सारे इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो रोमांटिक से, वो नेचर से मतलब मैच कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। तो ये कहते हैं कि वी वर द लास्ट रोमांटिक्स, और इनके बाद आपको कभी भी कोई भी ऐसा राइटर देखने को नहीं मिलेगा who is talking like this on the topics of your nature, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे who among the poets in England during the 1930s has had left leaning tendencies? कौन से वो राइटर्स हैं 1930s के टाइम पे जिनकी लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसीज है? तो ये भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये ऑर्डन ग्रुप से जुड़े हुए राइटर्स है, ऑर्डन जनरेशन आपका चला था, जहां पे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन की राइटिंग स्टाइल को फॉलो करने वाले जो आपके राइटर्स है, जैसे ल्यूइस मैकलीस हो गए, सेसिल डे ल्यूइस हो गए, उनको लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसीज दी गई थी, मतलब कि ये लोग लेफ्टिस्ट थे। अभी तक का हर बच्चा आज के सिनेरियो में जानता होगा कि राइटिस्ट आर द, या राइट विंग आर दोज पीपल जो बहुत ही ट्रेडिशनल सोच के साथ आते हैं, जो लोग अपने फायदे के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, जनता के बारे में, एंड जो रियलिस्टिक इश्यूज हैं इनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इनका ही ऑपोजिशन में आ जाते हैं आपकी लेफ्ट विंग, जो पॉलिटिकल, सोशल एंड आपके कॉमन इश्यूज को सामने लेकर आती है, जो इनकी जेब भरने के बजाय आपकी कॉमन जनता के बारे में बात करने की कोशिश करती है, जो ऑफकोर्स आपके राइट विंग के लोगों को पसंद नहीं आती है। सो द राइट विंग एंड द लेफ्ट विंग हैज ऑलवेज बीन प्रेजेंट इन आवर लिटरेचर, जो आपको कॉमन डेज में भी देखने को मिल जाएगा। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, ल्यूइस मैकनीस एंड सेसिल डे ल्यूइस आपके लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसीज के अंदर हैं, एंड किस मूवमेंट के अंदर आते हैं? ऑर्डन जनरेशन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एंड अ मूवमेंट दैट यू शुड नॉट मिस बाय एनी चांस इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द लिटरेचर और यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट इज थिएटर ऑफ एब्सर्ड। वी हैव सैमुअल बेकेट, वी हैव हैरोल्ड पिंटर, इनसे ही एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स भी आपके आ जाते हैं, एल्बर्ट केमस हो गए, देन आपके निहाइलिस्ट राइटर्स हो जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है। कोई भी पेपर उठा के देख लो, यू आर नॉट गोइंग टू सी अ सिंगल पेपर इन अ सिंगल और अ सिंगल शिफ्ट जहां पे आपको एब्सर्डिटी एंड आपके इन टॉपिक से क्वेश्चंस ना पूछे गए हो। आपसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड में पूछा गया है, जो बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के ऊपर बात करता है एक इंसान की, जहां पे एक नॉन ट्रेडिशनल तरीके से आप लोग एक नॉवल को देखते हो, जहां पे एक राइटर अपनी एग्जिस्टेंस को समझ नहीं पाता
है, एब्सर्डिटी को देखता है, फ्रूटलेसनेस एंड यूजलेसनेस ऑफ योर एग्जिस्टेंस के बारे में वो बात करता है। आपसे यहाँ पे फीचर्स पूछे गए हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के, जो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देंगे। बी, डी एंड ई आर आवर आंसर्स। प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूटाइल एक्शंस डिवॉइड ऑफ एनी गोल्स। आप कोई भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड का वर्क उठा लीजिए, जैसे वेटिंग फॉर गोडो इज अ वेरी सेमाइनल एग्जांपल ऑफ दैट। आप उसमें फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शंस देखेंगे कि जूते से खेल रहे हैं, हैट से खेल रहे हैं, भाई ढूंढने किसी और को आए हैं, इंतजार किसी और का कर रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे हैं ये लोग, बोल के कि भाई हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग कल फिर आएंगे, वहीं पे खड़े हो जाते हैं। सो इनके एक्शंस की आपको कोई भी रीजन नहीं दिखाई देगा, उसके पीछे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। तो जब आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोग नेट की तैयारी करें नहीं करें, भाई अफवाह फैलाई जाती है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको लगता है कि यार हम लोग इस पे बिलीव करें या नहीं करें, बिलीव करना बनता भी है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, एंड एक मन कहता है कि यार हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, चलो हम लोग थोड़ा पॉजिटिव साइड देखते हैं और इस एग्जाम को मतलब खत्म करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बहुत सारी एग्जिस्टेंशियल टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ाई करते टाइम हर एक बच्चे के दिमाग में आते हैं, जो आपके एब्सर्डिटी के अंदर भी आता है, ठीक है। देन लैकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामेटिक टेंशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर कभी भी बहुत ही ड्रामेटिक टेंशन देखने को नहीं मिलेगी। जैसे एकता कपूर के सीरियल में नहीं दिखाया जाता है ना कि बिल्कुल कोई गिर गया, किसी का पता लग गया कि ये इसका नाजायज बेटा है, एकदम शीशे टूट जाते हैं, तो बहुत ही ड्रामेटिक टाइप की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे things are going to be very, you see things going very light, things very यूजलेस चीजें आपको दिखाई देंगी, एंड कुछ भी बहुत ऐसा अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जैसा नहीं दिखाई देगा कि बहुत बड़ा आपको सच पता लग गया, सब बैठ के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ई आपसे बोला गया है प्रेजेंटिंग प्लेयर्स इन स्टैसिस और ड्रिफ्ट विदाउट डेफिनाइट रोल्स। इसके अंदर आप जो कैरेक्टर्स देखोगे उनका कोई ऐसा रोल नहीं होता है कि भैया ये मेन हीरो है, ये अगर यहाँ पे नहीं होगा तो भैया ये कहानी ही नहीं आगे चलेगी। जैसे आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ योर वेटिंग फॉर गोडो में जो आपके व्लादिमीर और एस्ट्रेगन है, चलो उनके ऊपर कहानी बनी हुई है कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो लक्की और पोजो यहाँ बार बार आ जाते हैं एंड कुछ भी पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं, वो लोग नहीं भी होते इस कहानी में तो भी ये कहानी चलती। तो यहाँ पे एब्सर्डिटी यही शो करती है आपको कि कैरेक्टर्स का कोई ऐसा डेफिनाइट रोल नहीं होता है कि भैया उसकी सांस नहीं हुई तो आपका पूरा कहानी ही नहीं चलेगी, ठीक है। देन वी हैव assertion and reason। आपको ये जो टॉपिक्स है मैं आपको इजी बनाने के लिए इतने सारे एग्जांपल्स देती हूँ, आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताया करो। काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि वो लोग ये सारे एग्जांपल्स अपनी मम्मियों को एंड अपने घर वालों को भी सुनाते हैं, सो आई फील वेरी गुड। एंड मेरा एम यही है कि आप लोग के लिए लिटरेचर है जो आसान बने, जो दुनिया में इतना कठिन और इतना डरावना आपके लिए बनाया गया है ना, ट्रस्ट मी, अगर आप इस चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको आपकी जर्नी आसान दिखाई देगी। एंड आगे भी मेरे बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जहां पे मैं आपको कठिन कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी वे में समझा दूंगी, आपको डरने की किसी बात की जरूरत नहीं है, ठीक है। assertion and reason का क्वेश्चन है यहाँ पे। इन द एपिसोड प्लेस ऑफ पिंटर एंड बेगेट द नेम्स दैट आई टुक, लैक ऑफ कम्युनिकेशन सीम्स टू बी अ प्रीडोमिनेंट थीम। बिल्कुल सही बात है कि आप जब पिंटर और बेगेट के इन वर्क्स को देखोगे जिसके अंदर आपको एब्सर्डिटी एंड कॉमेडी ऑफ मिनीस एंड डार्क ह्यूमर देखने को मिलता है, देयर यू विल बी एबल टू सी कि आपके कैरेक्टर्स एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उनके जो डायलॉग होते हैं वो डिसजॉइंटेड होते हैं, फ्रैगमेंटेड होते हैं। एंड ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, सो डू नॉट थिंक कि मैं यहाँ पे बस हवा में बातें बताती हूँ। इफ यू कीनली फॉलो माय कीवर्ड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन सकते हैं। Reason. Existentialist philosophy had a tremendous influence on the dramatists of the period, nihilism and meaninglessness of life taking a front seat. मैंने एक फुल वीडियो बना के रखा है इसी चैनल पे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ऊपर, जहां पे मैंने कनेक्ट करके दिखाया है कि कैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड आपका निहाइलिज्म दो टॉपिक्स हैं जो आपके एब्सर्डिटी से जुड़े हुए हैं। कौन से वो राइटर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो अगर आपको देखना है तो फास्ट फॉरवर्ड करके वो वीडियो देख लेना। यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। सो आपका यहाँ पे आंसर है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। हर आपका ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, एब्सर्डिटी, वियर्डिटी, आपका फ्रूटलेसनेस, निहाइलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, सब आपके यूजलेस एंड फ्यूटाइल एक्शंस को दिखाता है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किचन सिंक ड्रामा, बहुत ही अच्छा आपका मूवमेंट है। अगेन मेरी इस पे फुल वीडियो बनी हुई है, फिर इंटरेस्टेड यू गो एंड सी। यहाँ पे आपसे नाम पूछे गए हैं कि वो कौन से राइटर है जो किचन सिंक ड्रामा से एसोसिएटेड है। ये नाम अगर आपने कभी नहीं सुना है, बहुत ही इजी ये मूवमेंट है जहाँ पे किचन एक सिंक एक नॉर्मल इंसान के जीवन में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब इस वीडियो को बनाने के बाद मैं भी अपनी किचन की सिंक में जाकर अपने बर्तन मांजने वाली हूँ। सो दिस शोज अ वेरी कॉमन थिंग। यहाँ पे कोई बहुत ही एलिवेटेड एंड राजा महाराजाओं को बहुत ही हीरोइक थिंग के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। दिस वाज दैट मूवमेंट हु यूज्ड टू टॉक अबाउट द सोशल एंड द प्रॉब्लमैटिक थिंग्स दैट आर फेस्ड बाय अ कॉमन पर्सन। एक कॉमन इंसान के जीवन में जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको इस पर्टिकुलर मूवमेंट में दिखाने का काम किया है आपके जॉन ऑसबॉर्न, लुक बैक इन एंगर, आर्नोल्ड वेस्कर, शीला डिलानी एंड देन वी हैव जॉन आर्डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका किचन सिंक ड्रामा। अगर आप समझना चाहो तो मेरा वो वीडियो जरूर से देखना, यू विल लव दैट वीडियो। इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है आपका एंग्री यंग मैन मूवमेंट, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग है। ये दोनों ही आपके कॉमन पीपल के बारे में बात करते हैं, लेकिन एंग्री यंग मैन मूवमेंट का जो स्टांस है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है, वेयर दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग्स, the traditional things or follow the traditional ideas that have been given by our government or by the society। इनका जो stance होता है वो बहुत ही ज्यादा aggressive है, where they want to talk about the British society and how they are doing wrong to the common people in terms of their schemes and incapabilities after the World War। So आपका angry young man movement में कौन कौन से writers आते हैं? We have John Osborne and our Kingsley Amis। Again मेरी इस पे वीडियो बन रखी है, आप जरूर से जाके देखिए। कुछ राइटर्स आपको दोनों में कॉमन देखने को मिलेंगे, सो इस बात पे कंफ्यूज मत होना, मेरी उन दोनों वीडियोस को आप जाके देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको कराया लिटरेरी मूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस। इफ यू आर इंटरेस्टेड कि नहीं भाई मुझे लिटरेरी मूवमेंट के सारे क्वेश्चंस इसी वे में चाहिए जहां पे मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस ना लगा के सिग्रीगेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लगाऊं, तो भाई आप ये भी यहाँ पर कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर जाकर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको किसी भी मूवमेंट को क्लिक करके सिर्फ उसके क्वेश्चंस लगाना विद एनालिटिक्स मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इस पर्टिकुलर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को अवेल करके, बिकॉज ये आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ ही साथ सिग्रीगेटेड एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देने में मदद करता है। सो डू गो एंड चेक देम आउट। आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है, डायरेक्ट लिंक चाहिए तो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें संपर्क करें एंड आपको लिंक भेज दिया जाएगा। इफ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल, आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं एंड अपने इतने कठिन कोर्सेज को बहुत ही इजी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट पर मेरे पेड कोर्सेज को भी चेकआउट करें। मेरे आगे भी बहुत सारे पेड कोर्सेज आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। आपकी लिटरेचर की जर्नी को मैंने भाई सोच लिया है आसान बनाने का। यूट्यूब पे भी मेरे सारे वीडियोस को आप लोग जरूर से देखा करो। आई होप आपको मदद मिलती होगी एंड आपके जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं, दे जस्ट मेक माय डे। सो डू नॉट स्टॉप ऑन दैट। आपके मन में जो भी होता है जरूर से लिखा करो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पे बेटा आपको फ्री में बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी विच आई एम श्योर नोबडी वुड माइंड अवेलिंग। सो प्लीज आप लोग जाइए और इसको जरूर से अवेल करिए, ज्वाइन करिए। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।